ये हैं 2022 के मोदी। नरेंद्र और ये हैं 2001 के मोदी। ईश्वरना नामे सौगंध लઉં છું। ईश्वरना नामे सौगंध लઉં છું। आज के मोदी यानी 13 साल तक गुजरात के मुख्यमंत्री और पिछले 8.5 साल से देश के प्रधानमंत्री। और 2001 के मोदी मतलब जिन्हें शासन का अनुभव नहीं था, जिन्हें नहीं पता था कि सरकार कैसे चलाई जाती है। लेकिन गुजरात का एक शहर ऐसा है जिसने नरेंद्र को मोदी बनाया। जिसने मोदी के राजनीतिक जीवन की शुरुआत की, जिसने मोदी को चुनाव जीतने की मशीन बनाया, जिसने देश को नरेंद्र मोदी दिया, और उस शहर का नाम है राजकोट। ये सिर्फ 10 जर्सी गायों के साथ हर साल 18 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। और राजकोट शहर मारा जीवन में एक महत्वનું स्थान धरावे छे। कारण राजकोट शहर से जेने मने पहली बार धारासभ्य बनावे। અને ત્યારથી મારી રાજકીય જીવન की एक नवी यात्रा शुरू हुई। पूरी कहानी शुरू होती है 2001 से। गुजरात में बीजेपी की सरकार थी। केशुभाई पटेल गुजरात के मुख्यमंत्री थे। लेकिन पहले भूकंप और फिर पार्टी के आपसी झगड़ों की वजह से छवि खराब हो रही थी। 2002 के अंत में चुनाव थे तो पार्टी ने नरेंद्र मोदी को गुजरात संभालने के लिए भेजा। नरेंद्र और 7 अक्टूबर 2001 को नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बन गए। ईश्वरना नामे सौगंध लઉં છું। संविधान के अनुसार मोदी को 6 महीने के भीतर चुनाव लड़ना था। पार्टी की स्थिति भी डावाडोल थी, इसीलिए नरेंद्र मोदी के लिए गुजरात की सबसे ज्यादा सेफ सीट चुनी गई और वो सीट थी राजकोट वेस्ट। देश में जब भी चुनावी इतिहास का जिक्र होगा उसमें राजकोट वेस्ट की सीट का उल्लेख जरूर किया जाएगा। इसकी बहुत बड़ी वजह है और वो ये है कि आज आप नरेंद्र मोदी को जो प्रधानमंत्री के रूप में देख रहे हैं, भारी मेजॉरिटी के साथ जो चुनाव जीत करके प्रधानमंत्री बने हैं, उस चुनावी राजनीति की शुरुआत इसी राजकोट वेस्ट की सीट से हुई थी, जब उन्होंने गुजरात का मुख्यमंत्री बनने के बाद पहला उपचुनाव जीता था। इसके बाद 2002 में जब गुजरात में चुनाव हुए तो मोदी बीजेपी की छवि को बदल चुके थे। बीजेपी 2/3 बहुमत से जीती। उसे 182 में से 127 सीटें मिली थी, जो उसके लिए आज भी एक रिकॉर्ड है। बीजेपी ने नरेंद्र मोदी के लिए राजकोट सीट इसलिए चुनी थी क्योंकि वो सबसे ज्यादा सेफ सीट है। 1967 में जब जनसंघ था तो एकमात्र विधायक राजकोट से जीता था। 1976 में राजकोट नगर निगम में जनसंघ का मेयर आ चुका था। 1985 से राजकोट वेस्ट में बीजेपी हारी नहीं है। इसी इतिहास को देखते हुए नरेंद्र मोदी के राजनीतिक जीवन की शुरुआत यहीं से की गई थी। मोदी जी का फैसला हुआ कि वो बाद लोग गुजरात के संभालेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे और 6 महीने के अंदर उनको चुनाव लड़ना पड़ेगा। तो वैसे अलग अलग बातें चल रही थी। अहमदाबाद से भी वो चुनाव लड़े, लेकिन कोई कारण से वो चुनाव अहमदाबाद से लड़ नहीं सके और फिर राजकोट से वजूभाई ने उनके प्रति सीट खाली किया और उन्होंने यहाँ चुनाव लड़ने का फैसला किया और यहाँ से वो पहली बार चुन कर गए। उस वक्त गोधरा भी नहीं हुआ था, उसके बाद गोधरा हुआ। मोदी जी की पॉपुलैरिटी भी बाद में बढ़ी। पहला जो चुनाव लड़ा था तब मोदी जी पहली बार चुनाव लड़े थे। वैसे संगठन मंत्री के बाद कार्यकर्ता पहचानते थे, आम जनता में वो पहली दफा चुनाव लड़े। 85 का चुनाव आया तो वो 85 से मैं
2012 का इलेक्शन तक मैं यहाँ का एमएलए रहा। बीच में एक दफे आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी राजकोट से चुनाव लड़ा और वो ही यहाँ की राजकोट की सीट से लड़ा और वो जीत कर गए। उन्होंने 2 साल तक उन्होंने एमएलए रहा। उसके बाद जो इलेक्शन आया तो अरविंद भाई फिर अहमदाबाद से लड़े। ये शुरुआत 85 से यहाँ बीजेपी की स्थापना होने के बाद राजकोट में वो बीजेपी का ही वर्चस्व है। राजकोट सौराष्ट्र का सबसे बड़ा शहर है और सौराष्ट्र गुजरात का सबसे बड़ा इलाका। विधानसभा की 54 सीटें, लोकसभा की 8 सीटें, 12 जिले और इन सब का एक ही सेंटर, वो है राजकोट। नमस्कार, गुजरात का निर्णय लेकर अब हमारा काफिला सौराष्ट्र के राजकोट आ चुका है। कहते हैं जिसने सौराष्ट्र जीत लिया उसने गुजरात जीत लिया। और आपको बता दें कि सौराष्ट्र बीजेपी का गढ़ रहा है, इसलिए सौराष्ट्र में प्रचार भी बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे नरेंद्र मोदी के नाम पर ही हो रहा है। सौराष्ट्र में विधानसभा की कुल 54 सीटें हैं। 2012 में बीजेपी ने यहां 35 सीटें जीती थी, लेकिन 2017 में पाटीदार आंदोलन की वजह से बीजेपी को काफी नुकसान हुआ। पिछली बार बीजेपी को यहां सिर्फ 23 सीटें मिली। कांग्रेस ने 30 सीटें जीती थी, लेकिन इसके बावजूद राजकोट जिले में कांग्रेस 8 में से सिर्फ 2 सीटें ही जीत पाई थी। राजकोट शहर की उसे एक भी सीट नहीं मिल पाई थी। राजकोट सौराष्ट्र का इकलौता ऐसा जिला था जहां 2017 में बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया था। इसीलिए अपनी भारत जोड़ो यात्रा से ब्रेक लेकर जब राहुल गांधी गुजरात पहुंचे तो उनकी पहली रैली इसी राजकोट में रखी गई। कांग्रेस के लिए इस बार चुनाव काफी मुश्किल है, क्योंकि आम आदमी पार्टी उसके वोट काटेगी। तो पिछली बार की तरह पाटीदार आंदोलन जैसा मुद्दा भी नहीं है। बीजेपी को अपनी छवि की चिंता थी, इसीलिए बीजेपी ने राजकोट शहर के 4 विधायकों के टिकट काट दिए। नए लोगों को टिकट दिए हैं क्योंकि वो जानती है कि गुजरात में बीजेपी का मतलब ही मोदी होता है, बाकी कुछ नहीं। बीजेपी ने इस बार राजकोट सिटी में तमाम चेहरे जो हैं वो बदल दिए हैं। तमाम सिटिंग एमएलए की जगह नए चेहरों को स्थान दिया गया है। मुख्यमंत्री विजय रूपानी जो थे, पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने खुद ही लड़ने से मना कर दिया और बाकी सारे सिटिंग एमएलए को बदल दिया गया। जानकारों का ये कहना है कि इसकी 2 वजह हो सकती हैं। एक तो लोकल लेवल में कार्यकर्ताओं में इससे उत्साह बढ़ जाएगा, और दूसरा आम आदमी पार्टी का जो बढ़ता व्याप है, जो प्रेजेंस बढ़ रही थी यहाँ पे, उसको भी काफ़ी हद तक कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। लेकिन जो लोग बीजेपी को जानते हैं राजकोट में, उनका ये कहना है कि राजकोट में 2 ही चीज़ें चलती हैं। एक तो बीजेपी का सिंबल, कैंडिडेट इतना मैटर नहीं करता है, और दूसरा नरेंद्र मोदी का नाम। इसलिए उन्हें ये लगता है कि बीजेपी जो है वो कोई भी एक्सपेरिमेंट राजकोट में कर सकती है बड़ी आसानी से। तो हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इन एक्सपेरिमेंट्स का सच में जनता पे क्या असर पड़ रहा है। भाई मोदी चल रहे हैं सब जगह पे, कोई पक्ष नहीं चल रहे। सिर्फ पीएम जब तक मोदी साहब है ने तब तक उसी की सरकार रहेगी। जब तक पीएम है मोदी साहब तब तक उसी की सरकार आएगी। हाँ, कि मोदी ने काम किया है, सब जनता भी जानती है, सब एजुकेशन वर्कशिप जानता है, बराबर। तो इतने सब देश विदेश में नाम कमाया, अभी तक कोई गया नहीं था, बराबर। और कोई को मोंगवारी तो एक सामान्य प्रॉब्लम है, वो तो चलता रहेगा। देश प्रगति करेगा तो होगा वही। तो बीजेपी को वोट देते हैं लोग या नरेंद्र मोदी को? वैसे तो सर नरेंद्र मोदी जी ब्रांड हो गए अभी तो। अभी क्या हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि अभी पूरी दुनिया में मोदी जी का बोलबाला है। इसलिए अभी मैं जो पर्सनली देखना चाहूँ तो मैं मोदी जी को ही वोट दूंगा। बीजेपी से ज्यादा मैं मोदी जी को मानता हूँ। भाजपा जीतेगी सर। क्यों? क्योंकि भाजपा का ही जोर है और लोगों को मोदी जी के पास है, मनपसंद मोदी जी है। मोदी जी क्यों इतने पसंद है? लोग को पसंद है बस। क्यों पसंद है वही तो पूछ रहा हूं। उसका काम देखकर पसंद होता है ना सर, वो तो। हाँ, पूर्व मुख्यमंत्री यहाँ से थे, उन्हें अब हटा दिया, उनकी जगह दूसरा आ गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बीजेपी का लेवल है ना, बीजेपी पे लेवल ही बीजेपी का है, फिर कहाँ फर्क। आप भी खड़े हो जाओ, आप आ जाओगे। बीजेपी के लेवल पे मैं खड़ा हो जाऊँ ना तो मैं भी जीतने वाला हूँ। पॉपुलैरिटी है, मोदी साहब ने काम ऐसा किए है। यहाँ नहीं पूरे गुजरात में
वोट मोदी जी के लिए मिल रहा है, वोट मोदी जी के नाम पर हो रहा है, ये कंफर्म है। कोई भी उम्मीदवार हो, पुराने जैसे विजय भाई थे, भूपेंद्र सिंह थे, नितिन भाई थे, वो लोग थे और आज वो नहीं है। ये तो एक हिडन मैसेज ही है कि कोई सीनियर हो या ना हो, ऊपर मोदी जी बैठे हैं तो लोग वोट देंगे। अगर बीजेपी जो है वो अपने जो उनकी जो अपेक्षा है 130 सीट के आसपास उनका जो धारणा है उसके आसपास भी खड़ी रहती है या तो जीत भी जाती है, तो कहा तो यही जाएगा कि वोट तो मोदी जी को मिला है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो 2020 में विजय भाई की जगह भूपेंद्र भाई नहीं आते। आज राजकोट की हर गली बीजेपी कर रही है, पर सवाल यह है कि बीजेपी ने इस शहर में अपना नाम कैसे कमाया, कैसे बीजेपी राजकोट के लोगों की पहली पसंद बनी। इसकी कहानी भी बहुत दिलचस्प है। आज से 2 दशक पहले राजकोट ने एक ऐसा समय भी देखा है जब यहाँ आए दिन पानी को लेकर के झगड़े होते थे, पानी को लेकर के लड़ाइयाँ होती थी। आए दिन अखबार जो है वो इस तरह की खबरों से भरे रहते थे। लेकिन धीरे धीरे हमने देखा है कि बीजेपी का जो शासनकाल था उसमें राजकोट की पानी की और आसपास के इलाकों की पानी की समस्या को बहुत गंभीरता से लिया गया और जैसे जैसे नर्मदा योजना पूरी होती गई उसके साथ सोनी योजना प्लान की गई और जिससे यहाँ के जो डैम्स हैं उसको पूरी तरह भर दिया गया। ये जो आजी डैम है इसमें भी आज से 5 साल पहले पूरी तरह पानी से इसे भर दिया गया और परिणाम ये हुआ कि जो आंदोलन चल रहे थे 5 साल पहले गुजरात में, पाटीदार बहुल इलाका होने के बावजूद पाटीदार आंदोलन का भी यहाँ पे कोई असर नहीं हुआ और राजकोट की तमाम सीटें जो हैं वो इंटैक्ट रही, बीजेपी के साथ ही रही। उसकी एक बहुत बड़ी वजह पानी की जो ये समस्या है उसको पूरी तरह खत्म कर देना भी थी। आज नर्मदा के पानी से राजकोट के डैम ऐसे ही लबालब भरे हुए दिखते हैं, लेकिन किसी जमाने में ऐसा बिल्कुल नहीं था। आज से 40 साल पहले बीजेपी ने राजकोट नगर निगम में रहते हुए पानी की ऐसी व्यवस्था की, राजकोट शहर की हर गली में बीजेपी का नाम लिया जाने लगा। खुद बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राजकोट के मेयर रह चुके वजुभाई वाला पूरी कहानी बता रहे हैं। 82 से 85 तक 3 दिन का वो दुष्काल हुआ, पानी की शॉर्टेज हुई। पानी की शॉर्टेज में हमने कॉरपोरेशन में हम थे तो हमने 35 डैमों में से बाई टैंकर पानी लाकर राजकोट के डैम में डाला, उसको फिल्टर किया, फिल्टर हुआ पानी हर एक घर को पहुंचाया। और पानी की जो कमी थी तो हम एक एक गली पर हम टैंकर से पानी देते थे और टैंकर की व्यवस्था करने के लिए हमारा कार्यकर्ता सभी को लाइन में रखकर 6-6 बाल्टी पानी देते थे और शांति से काम करते थे। इसीलिए कार्यकर्ता की पहचान हर एक गली में बढ़ गई। भाजपा की इमेज भी इतनी हुई कि 3 साल तक हमने एक भी किसी की फरियाद बिना पानी दिया। जिस गुजरात मॉडल का प्रचार बीजेपी ने पूरे देश में किया उसे लोग देख रहे हैं। गुजरात मॉडल यानी विकास की बात, बेसिक सुविधाओं की बात, और उन्हीं बेसिक सुविधाओं से बीजेपी ने अपनी सुशासन की राजनीति शुरू की थी। इसी सुशासन के दम पर बीजेपी को गुजरात में हर कोई पसंद करता है और वो पिछले 27 सालों से राज कर रही है। इस बार गुजरात में केजरीवाल ने मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने की पूरी कोशिश की है, लेकिन चुनाव आते ही उन्हें झटके लगने भी शुरू हो गए हैं। राजकोट पूर्व की सीट पे इस बार चुनाव काफी इंटरेस्टिंग रहने वाला है क्योंकि इंद्रनील राज्यगुरु जो हैं वो आम आदमी पार्टी छोड़कर एक बार फिर कांग्रेस में शामिल हो गए हैं और कांग्रेस के ही टिकट पे वो 2012 में यहाँ से चुनाव जीते थे। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी जब यहाँ राजकोट में एंटर हुई थी तब उन्होंने इंद्रनील राज्यगुरु पर ही अपना पूरा फोकस किया था और उसकी एक सबसे बड़ी वजह ये थी फंडिंग, क्योंकि इंद्रनील राज्यगुरु जो हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं अगर फाइनेंशियल एस्पेक्ट की आप बात करें। और जैसे इंद्रनील राज्यगुरु ने आम आदमी पार्टी छोड़ी है, आम आदमी पार्टी की जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो राजकोट में काफ़ी बिगड़ गई है और उसका असर उसके
प्रचार पर भी दिख रहा है। आम आदमी पार्टी ने जो प्रेजेंस बनाई थी राजकोट में, अब उसको वो कैपिटलाइज नहीं कर पा रही है प्रचार में, और कहीं ना कहीं लगता है कि इस बार का जो कॉन्टेस्ट है वो फिर वापस बीजेपी और कांग्रेस के बीच में ही कन्वर्ट हो जाएगा। ये सब मिला के एक झूठ पार्टी है, करप्टेड है। मैंने देखा झूठ है। ये लोग को मूर्ख बना रही है। केजरीवाल से 6 महीने एक ही बात मेरे बोलने पे कि हम एक पूरा गुजरात का डेवलपमेंट कैसे करेंगे वो भी बताए, तो कि नहीं, एक ही वो बात बोलते पूरे 6 महीने, हर सभा में, हर जगह पे, हर पत्रकार परिषद में हम मुफ्त में देंगे, हम मुफ्त में देंगे, हम मुफ्त में, और कोई दूसरी चीज नहीं। यानी कि लोगों को वो लालची समझ रहे हैं। आपके पास कोई मैप नहीं है, लेकिन आप लालच में लाके, और वो भी करके वो सरकार तो बनाना ही नहीं चाहते थे, भाजपा को मदद हो जाए। मेरे सामने केजरीवाल जी ने एक दिन चिंता जताई थी, हम सब बैठे थे कि अभी यार हम कांग्रेस के वोट नहीं तोड़ रहे हैं, भाजपा के ज्यादा तोड़ रहे हैं। वो चिंता जता रहे थे, उनको दुख लग रहा था। तो मैंने देखा कि ये तो बी टीम के तौर पे ही काम कर रहे, टिकट देने में भी कर रहे हैं। इंद्रनील राजगुरु गुजरात के सबसे ज्यादा अमीर प्रत्याशियों में से एक हैं, जिनकी संपत्ति की कीमत 167 करोड़ रुपए है। उनका आरोप है कि आम आदमी पार्टी की नजर उनके इन्हीं पैसों पर थी। करीब 167 करोड़ जितनी प्रॉपर्टी आपने अपनी दिखाई है, अचल संपत्ति, तो क्या ये एक वजह तो नहीं थी आम आदमी पार्टी ने आपको अपने साथ ले लिया कि भाई फंडिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, या फिर इनका हम उपयोग कर पाएंगे फाइनेंशियली? हाँ, उनकी ये भी इच्छाएं तो थी, लेकिन देखो मेरी एबिलिटी नहीं थी। मैं मेरा काम और लोगों के लिए अच्छा काम करने की सोच रखता हूँ। मैं पैसे से बिकी हुई कोई सत्ता नहीं चाहता। वो तो फंड चाहते ही चाहते, वो पैसे के ही लोग हैं। बिल्कुल, जहाँ से भी मिले, जैसे भी मिले, कि कहाँ हद तक गिरना पड़े। हालांकि इंद्रनील राजगुरु की विधानसभा के लोग उन्हें मजबूत कैंडिडेट तो मानते हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि जीतेगी तो बीजेपी ही। लगभग आएगा तो भाजपा, लेकिन उसको मेहनत तो बहुत करनी पड़ेगी, कारण के सामने वाला, ये आप राजकोट की बात करते हैं ना, राजकोट में तो जो 68 में जो उदय भाई कानगढ़ हुआ है, उसके सामने इंद्रनील राजगुरु है, वो भी भाई कैंडिडेट बढ़िया है, लेकिन उदय भाई को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। राजकोट में जैसे बता रहे थे इंद्रनील राजगुरु, क्या वो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है? हाँ, स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है, लेकिन भाजपा राजकोट में 99% भाजपा ही है। तो इंद्रनील राजगुरु वाली सीट पे क्या फाइट देख रहे हैं? ये आएंगे तो उदय कानगढ़ ही आएंगे, क्योंकि भाजपा इतना स्ट्रॉन्ग वर्क है और भाजपा ने काम अच्छा किया है, तो इसलिए आएगा तो भाजपा ही। और इंद्र राजगुरु पहले आप में गए थे, फिर कांग्रेस में आए, वो तो ठीक है, लेकिन वो भी बहुत बढ़िया काम है, उसका भी नेटवर्क सही है। जिस प्रकार से बीजेपी का जो कमांड है अभी पब्लिक के ऊपर, जो भी मैकेनिज्म, जो भी उनका मैकेनिज्म, जो भी पॉलिटिकल जो भी होगा, उसके ऊपर वो लोग का जो कमांड है, उतना कमांड आज की तारीख में इंडिया में किसी के पास नहीं है। और जो भी काम भी कर रहे हैं साथ में। अच्छा, एक बात और, मैं मिडिल क्लास से बिलोंग करता हूँ, मतलब एक मिडिल क्लास व्यापारी हूँ, तो मुझे दिक्कत बहुत आई है ये गवर्नमेंट आने के बाद। लेकिन उसका जो भी चेंज होता है, उसमें किसी ना किसी को तो कुछ ना कुछ तो सस्टेन करना ही पड़ेगा। अभी तो वो हिसाब से हम भी सस्टेन कर रहे हैं, कुछ ना कुछ रास्ते भी मिल रहे हैं आगे। इसके बावजूद ये समझा जा रहा है कि राजकोट के ग्रामीण इलाकों में आम आदमी पार्टी कांग्रेस के वोट काटेगी और इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा, क्योंकि केजरीवाल का पूरा फोकस ग्रामीण और आदिवासी इलाकों पर ही है। 2017 के चुनाव में पाटीदार आंदोलन का असर राजकोट शहर में भले ना दिखा हो, लेकिन जो रूरल इलाके हैं वहाँ पे जरूर दिखा था। और इसीलिए जो राजकोट ग्रामीण की सीट है, हालांकि ये राजकोट शहर का पार्ट इसमें काफ़ी कुछ आता है, लेकिन ये सीट फंस गई थी। बीजेपी ने वैसे बहुत ही थिन मार्जिन से ये सीट जीत ली थी, और इसीलिए इस बार इस सीट पर चुनाव जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग हो गया है,
क्योंकि आम आदमी पार्टी भी इस बार उसकी प्रेजेंस काफ़ी हद तक दिख रही है और कांग्रेस के जो हारे हुए कैंडिडेट थे बहुत ही थिन मार्जिन से वो आम आदमी पार्टी में चले गए हैं, वशराम सागठिया। बीजेपी ने भी इसी वजह से अपने जो जीते हुए उम्मीदवार थे उनको हटा करके जो पुराने यहाँ से एमएलए थे बीजेपी के, भानुबेन बाबरिया, उनको मैदान में उतार दिया है। और इंटरेस्टिंगली कांग्रेस ने सुरेश भतवार को मैदान में उतारा है इस बार, जिसके बारे में ये कहा जा रहा था कि यदि पिछली बार इनको लड़ाया गया होता तो कांग्रेस ये सीट जरूर जीतती। ये सीट वापस बीजेपी रिटेन करने में कामयाब हो जाएगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी की प्रेजेंस यहाँ पे वैसे बहुत स्ट्रांग है। इसलिए अभी फ़िलहाल कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन यहाँ के लोग क्या चाहते हैं, लोग क्या सोच रहे हैं, ये हम ज़रूर जानने की कोशिश करेंगे। इस साल से बहुत साल से जो आ रही है पार्टी हमारे लिए कुछ कर नहीं रही है। इस बार जो आएगा वो करेगा तो करेगा, वरना वो भी ऐसे चला जाएगा। नहीं तो 3 पार्टियां हैं आपके यहाँ, आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस है और बीजेपी है। जी भाई, हमारा वोट तो एक ही आदमी को पड़े वाला है, केजरीवाल को। अच्छा, इस बार केजरीवाल को आप हाँ, वोट केजरीवाल को देने वाले हम लोग। क्यों, क्या वजह? वजह कोई नहीं है भाई, वो जीतेगा, वो बोल रहा है हम लोग सब काम करेंगे, अगर काम करेगा तो वोट उनको देंगे। बीजेपी ने काम नहीं किया? नहीं, बीजेपी ने काम किया है, हम कहाँ मना कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी आएगा, काम करेगा। और गरीबों के लिए गरीबों के लिए कुछ नहीं कर रहा है भाई। गरीबों के लिए कोई कुछ नहीं कर रहा है, कोई जीते कोई ना जीते, कोई भी कुछ नहीं करता, सब अपने कुर्सी के लिए सब कुछ करता है, इससे आगे कुछ नहीं बोलने का। अच्छा है, भाजपा है तो सब बढ़िया है। आम आदमी पार्टी असर डालेगी ऐसा सब बोल रहे हैं? आम आदमी पार्टी का तो कुछ नहीं आएगा, नहीं, भाजपा सिवा कुछ नहीं आएगा, सब जगह मोदी मोदी रहेगा। कांग्रेस तो बेकार है सब। हाँ, बेकार है। क्यों बेकार है? वो क्या किया 50 साल में सब, अभी मोदी है तो कितना सब बढ़िया है। कितना भी स्ट्रॉन्ग है भाजपा आएगा। अच्छा, कितना भी स्ट्रॉन्ग है, कोई भी कैसे भी करेंगे, क्योंकि भाजपा ने काम किया है, इसलिए भाजपा जो दिखता है वो वही तो बिकता है। भाजपा आएगा और कोई नहीं आएगा, हमें 100% कर देता हूँ, भाजपा आएगा। क्योंकि भाजपा ने सब कितना काम किया है ना। अभी मैं इधर 50 साल से रह रहा हूँ, जो इधर काम हुआ ना, जो भाजपा ने किया ना, वो किसी ने नहीं किया है। तो कोई नहीं करता, सब उसका खींचा भरता है, सब उसका खींचा भरता है। नहीं तो आप यहाँ पे चर्चा कौन सी पार्टी की चाहते हैं? यहाँ चर्चा तो कोई भी पैसा देगा उसकी चर्चा चलेगी, आम आदमी पार्टी देगी पैसा तो वो आएगा, न कोई नहीं आएगा। लोकतंत्र के इस पर्व में पहली बार वोट देने वालों की भी अहम भूमिका होती है, इसीलिए चुनाव आयोग फर्स्ट टाइम वोटर्स पर खास तौर पर फोकस कर रहा है। जहाँ पॉलिटिकल पार्टीज मतदाताओं को रिझाने में लगी हुई अपनी ओर मतदान करने के लिए, वहीं आपको बता दें कि इलेक्शन कमीशन जो है, जो इन इलेक्शंस को ऑर्गेनाइज करता है, उसके द्वारा भी लगातार ये प्रयास किया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं वो वोट करें। वोट करना बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको बता दें कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है फर्स्ट टाइम वोटर्स जो हैं उन्हें इस प्रक्रिया के साथ जोड़ना। और उसके लिए इस बार कुलदीप सिंह कलेर जो हैं, इनको इलेक्शन कमीशन ने अपॉइंट किया है एम्बेसडर के तौर पर। राजकोट में काफ़ी लंबे समय से काम कर रहे हैं। पॉजिटिव पाजी नाम का इनका एक पेज चलता है जिसमें इसी तरह के पॉजिटिव थॉट्स और मोटिवेशनल थॉट्स लोगों के अंदर एक ह्यूमरस वे में ये फैलाते हैं, उसको आगे बढ़ाते हैं। और अब इलेक्शन कमीशन के साथ जुड़ करके जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं उनको इन्फ्लुएंस करने का प्रयास कर रहे हैं। गुजरात की बात करता हूँ, उन्हें मोटिवेट करता हूँ, उनको ऐसे करियर की बात करता हूँ, पॉजिटिव थॉट्स की बात करता हूँ और फिर उन्हें एक साथ में उनकी जिम्मेदारी का एहसास दिलाता हूँ कि हमें 18 साल की उम्र में जो हक मिलते हैं तो उसके साथ साथ हमारी कुछ जिम्मेदारियाँ भी मिलती हैं। तो वैसे करके बात तो थोड़ी सी इंटरेस्टिंग होती है, थोड़ी सी कविताएँ होती हैं। कविताएँ क्या होती हैं? अब जैसे कि गुजरात पे मेरी कविताएं काफ़ी पॉपुलर होती हैं कि गुजरात की क्या करूं मैं बात, गुजरात की क्या करूं मैं बात, पूरी दुनिया एक तरफ और एक तरफ गुजरात की क्या करूं मैं बात। पूरी दुनिया में जितना आम खाया जाता है उससे ज़्यादा तो गुजराती फ्रीजर में रख के भूल जाता है। पूरी दुनिया में जितने चावल खाए जाते हैं उससे ज़्यादा गुजरात के बच्चे मुरमुरे खा जाते हैं। कुलदीप सिंह पॉजिटिव पाजी के नाम से मशहूर हैं क्योंकि वो बहुत ही मोटिवेशनल बातें भी करते हैं। वो आत्मनिर्भर बनने की कैंपेन भी चला रहे हैं। मेरा कैंपेन है धंधा छोटा है पर अपना है, तो आत्मनिर्भर। गुजराती में बताइए क्या बोलते हो? फ्रेज बड़ा है। धंधो नानो छे पण पोतानो छे,
तो वो मेरी एक कविता थी जो बहुत पॉपुलर हुई कि धंधो नानो छे पण पोतानो छे, उसका हिंदी करता हूँ। धंधा छोटा है पर अपना है, आत्मनिर्भर बनने का हम सबका एक सपना है। धंधा मजदूरी का है, हाथ काले करते हैं, पर सुना है कोयले की खान में से ही निकलता हीरे का खजाना है। धंधा छोटा है पर अपना है। तो मैं इस कैंपेन के अंतर्गत आखिर गुजरात में घूम घूम के हज़ारों एंटरप्रेन्योर से मिल रहा हूँ। 20 स्कूल में जो MBA के स्टूडेंट्स हैं उनसे मिलता हूँ और उनको मोटिवेट करता हूँ कि वो अपना धंधा किस तरह से करें। और साथ ही मैं बहुत छोटे लेवल पे जो बिज़नेस कर रहे हैं, रोड साइड पे कोई बिजनेस कर रहा है बंदा, वो बच्चा MBA किया हुआ है और वो वड़ा पाव बेच रहा है, किसी ने इंजीनियरिंग किया हुआ है और वो चाय बेच रहा है, किसी लड़के ने BCA किया हुआ और पानी पूरी बेच रही है। तो ऐसे इंस्पायरिंग स्टोरीज को मैं लाता हूँ और सोशल मीडिया पे उनको शेयर करता हूँ ताकि दूसरे लोग इंस्पायर हों। राजकोट में हर तरफ रंग बिखरे हुए हैं और उन्हीं में से एक रंग ये भी है, उस्मान मीर का रंग। राजकोट को लोग यहाँ पे प्यार से रंगीला राजकोट भी कहते हैं, रंगीलू राजकोट। उसकी सबसे खास वजह यह है कि यहाँ के लोग बड़े रंगीन मिजाज हैं, उत्सव प्रेमी हैं। और हो भी क्यों ना, क्योंकि यहाँ पे उस्मान मीर जैसे कलाकार भी हैं। हमारे साथ हैं उस्मान मीर और इनसे हम बहुत सारी बातें करेंगे, इनके म्यूजिक को लेकर के भी। और क्योंकि चुनाव का सीजन है तो आप सोच रहे होंगे इनसे क्यों बात करेंगे, क्योंकि ये लोग बहुत इंपॉर्टेंट है इन चुनावों के लिए। चुनाव के टाइम पे ये पूरी तरह ब्लॉक हो जाते हैं, क्योंकि बहुत सारी सभाएं सक्सेसफुल होंगी या नहीं होंगी वो इनकी परफॉर्मेंसेस पे डिपेंड करता है। मैं गलत कह रहा हूँ उस्मान भाई? नहीं, बात सही है। आप सभी को प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। और आपने बिल्कुल सही बात फरमाई कि हम जो इन दिनों बहुत सारे सभाओं में प्रोग्राम करते हैं, सभा से पहले जो हुजूम आता है उनको बिठाए रखते हैं हम लोग, सभी आर्टिस्ट लोग हम परफॉर्म करते हैं। किस गाने की डिमांड ज्यादा होती है? खासकर तो एक मेरा जो गाना मैंने एक फिल्म में गाया था, रामलीला में। एक गाना गा के हमें सुनाइए। बिल्कुल, मैं आपको सुनाता हूँ जरूर। ये सिर्फ 10 जर्सी गायों के साथ हर साल 18 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। कोटे मारट हो किया आने वादन चमकी भी, हे मारा रुदाने, ए मारा रुदाने राणो हाँ भरो, अरे ने जोने आवी अषाढ़ी भी, मोर बनी थन गाट करे मन, मोर बनी थन गाट करे, गन गोर जरे चौर मारू मारू मन मोर बनी थन गाट करे, मन मोर बनी थन गाट करे, मन मोर बनी थन गाट करे, मारू मन मोर बनी थन गाट करे, मन मोर बनी थन गाट करे, मोर बनी थन गाट करे, मन मोर गर 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 मेघ गदा गगने गगने गर जाट करे, गुमरी गुमरी गर जट बरे, नवे धान बारी सारी सिम झूले, नदी नाम जो बन पान भूले, नव दिन को पुतनी पंख खुले, मधुरा मधुरा मलकाई ने में डाक, मैं सुने है सुबात करे, मन मोर बनी थन गाट करे, मन मोर बनी थन गाट करे, ए मारू मन मोर बनी थन गाट करे, मन मोर बनी थन। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।